का यह छात्र प्रेरण कार्यक्रम स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम 2024 31 अगस्त 2024 अभी अब शुभारंभ होने जा रहा है। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर देवी प्रसाद जी करेंगे। आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में या की नोट स्पीकर के रूप में डॉक्टर बीडी श्रीवास्तव, बंशीधर श्रीवास्तव जी यहाँ पधार चुके हैं, आ चुके हैं, जो अपने ही महाविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। मैं मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अग्रज शिक्षकों और प्रधानाचार्य एवं आज के मुख्य अतिथि व वक्ता और सभागार में उपस्थित आप सभी नवांकुर छात्र एवं छात्राएं, इस कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। कोई भी कार्यक्रम करने से पहले हमारे यहाँ पधारे अतिथियों का ये भारतवर्ष का इतिहास रहा है या परंपरा रही है कि हम अपने आगत अतिथि का स्वागत करते हैं, तत्पश्चात फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं अपने प्रधानाचार्य महोदय से गुजारिश करूंगा कि हमारे आज के मुख्य वक्ता और अतिथि डॉक्टर बीडी श्रीवास्तव सर को माल्यार्पण कर एवं अंग वस्त्र ओढ़ा करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग कर्तव्य ध्वनि से अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे प्रधानाचार्य महोदय द्वारा पूर्व विभागाध्यक्ष अंग्रेजी विभाग बंशीधर श्रीवास्तव जी का अभिनंदन स्वागत किया जा रहा है। जितनी संख्या आप लोगों की है, कर्तव्य ध्वनि बहुत कम सुनाई दे रही है, इसलिए तालियों की आवाज पूरे सभागार में गड़गड़ाहट की तरह गूंजनी चाहिए, गुंजायमान होनी चाहिए, लेकिन मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए। अतिथि स्वागत के बाद मैं मंच पर उपस्थित अपने पूर्व प्रधानाचार्य, इस महाविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य और वर्तमान प्रधानाचार्य डॉक्टर बेचू प्रसाद सर से निवेदन करूंगा कि अपने पूर्व प्रधानाचार्य का माल्यार्पण कर उनका भी स्वागत करें। आप लोग तालियों से स्वागत जरूर करते रहें। हमारे वर्तमान स्वागत करते हैं। अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर करुणादित्य सिंह से निवेदन करूंगा कि वे हमारे वर्तमान प्रधानाचार्य डॉक्टर बेचू प्रसाद सर का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। जैसा कि आप बैनर पर भी देख रहे हैं
कि हमारे यहाँ आपको मोटिवेट करने के लिए बैनर पर 10 वक्ताओं का नाम दिया हुआ है। इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में या कन्वेनर के रूप में डॉक्टर सुप्रिया कुमारी हैं। अगर बैनर पर बाई मिस्टेक नाम को कन्वेनर के रूप में छप गया है, उसके लिए मैं आप सबके समक्ष मैडम से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं बैनर देखा नहीं था, क्योंकि मेरा ही प्रस्ताव था कि इस कार्यक्रम के कन्वेनर मैडम रहेंगी, लेकिन बाई मिस्टेक के बैनर छप करके जब कल आया तो मैंने देखा कि मैडम का नाम को कन्वेनर में आया है, तो यह नहीं, मैडम ही कन्वेनर हैं। और को कन्वेनर के रूप में डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह, दर्शन शास्त्र विभाग, और बाकी अन्य जितने भी इस कार्यक्रम के जुड़े हुए हमारे वक्ता हैं, प्रोफेसर डॉक्टर कृष्णा प्रसाद सर, पूर्व प्राचार्य महाविद्यालय के, अकाउंट्स के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार प्रसाद, फिजिक्स के विभागाध्यक्ष डॉक्टर भरत सिंह, सोशियोलॉजी के विभागाध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह, गणित विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर चित्रंजन सिंह, अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर करुणा दीप्ति सिंह, पॉलिटिकल साइंस के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शिव विवेक, जूलॉजी या जंतु विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रीतम कुमार, उर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद नदीम, इन सबका मैं इस मंच से सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैंने अभी जितने लोगों का नाम लिया, वे आज आपको मोटिवेट करेंगे अपने वक्तव्य से, अपने भाषणों से आपको बताएंगे कि ये CBCS सिस्टम के तहत आपका जो नामांकन हुआ है वह क्या है, आपके विषय के बारे में, आपके सभी विषय के जो शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं वो आपसे बातचीत करेंगे। इस दरमियान मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे, कोई शोरगुल नहीं करेंगे। जब भी आपको बहुत किसी की बातें अच्छी लगे तो आप केवल और केवल कर्तन ध्वनि करेंगे, केवल और केवल कर्तन ध्वनि, मुख से आवाज नहीं निकलनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तालियां बजा सकते हैं उत्साहन के लिए, प्रोत्साहन के लिए, इसके अलावा और कोई काम नहीं करेंगे। क्योंकि इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे महाविद्यालय के बरसर महोदय जो भी उपस्थित नहीं हैं, उनका भी मैं स्वागत कर देता हूँ, डॉक्टर मुस्तफा नवाज का, क्योंकि वो भी अभी रास्ते में है, आ रहे हैं, थोड़ा विलम्ब हो रहा है। अब इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं वक्ता के रूप में डायस पर उर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद नदीम को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और आप लोगों से या आप लोगों को मोटिवेशनल स्पीच दें और आप लोगों से संवाद करने का प्रयास करें। डॉक्टर मोहम्मद नदीम। थैंक यू राकेश सर। आज के प्रोग्राम के रोहरवा हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर केशव प्रसाद सर, मेहमान खुसूसी बीडी श्रीवास्तव सर और जनाब कृष्ण प्रसाद सर, उसके अलावा तमाम साथी का मैं इस्तकबाल करता हूँ। अजीज तलबा, आपका भी इस्तकबाल करता हूँ और खैर करता हूँ। आज जो साथी का प्रोग्राम रखा गया है, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम, यूजीसी ने इसका नाम दीक्षारंभ रखा है। आप
जब अपनी तालीम स्कूली तालीम को ख़त्म करते हुए कॉलेज की तरफ गामजन होते हैं और उसके बारे में एक नई एजुकेशन की तरफ जब आप आते हैं, अपना कदम रखते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ को समझने में आपको वक्त लगता है, जिसकी वजह से बारी बारी करके सारे असातिज़ा लोग समझाएंगे, आपको बताएंगे कि कौन सब्जेक्ट क्या रखना है। वैसे तो मैं उर्दू का टीचर हूँ। मेरा जो क्लास होता है वो न्यू बिल्डिंग हॉल 2 में होता है। अगर आप उर्दू के छात्र यहाँ आए होंगे तो हाथ उठाएं। बस एक ही है, सभी लोग जो उर्दू में हैं। चलिए अच्छी बात है, आया तो सही। वैसे तो आज फ्राइडे भी है, लेकिन प्रोग्राम रखा गया क्योंकि बीच में एग्जाम वगैरह भी स्टार्ट है, इसीलिए चलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ फिर से कि आप लोग आए और इतने सारे स्टूडेंट देख के बहुत खुशी हो रही है। इस शेर के साथ कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर ये दिलदार है। अभी आपने उर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष मोहम्मद डॉक्टर नदीर को सुना। इन्होंने बहुत संक्षिप्त में आपसे या आपके समक्ष कुछ कहने का प्रयास किया, क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है, विलम्ब है, इसलिए मैं अपनी टिप्पणी अलग से कुछ नहीं करूँगा। अब अगले वक्ता के रूप में आपके ही महाविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर प्रीतम कुमार जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ और आपसे कुछ बातचीत करें। राकेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद कराने के लिए। इस मंच पर उपस्थित हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय एवं पूर्व प्राचार्य महोदय एवं शिक्षकगण एवं छात्र एवं छात्राएं सभी को मैं अपने महाविद्यालय की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में आने के लिए। आज हम इंडक्शन प्रोग्राम में कार्यक्रम को रखा गया है और हम आशा करते हैं इस कार्यक्रम में आप लोग आए हैं तो अपने सिलेबस के बारे में विशेष जानकारी अपने विभागाध्यक्ष से ही प्राप्त करेंगे। और इस पर ज़्यादा संक्षिप्त में मैं नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। आज जो भी छात्र छात्राएँ आए हैं तो इस महाविद्यालय के इंडक्शन प्रोग्राम में जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें ये कार्यक्रम रखा गया है कि हम लोग को इंटर के बाद जब हम लोग कॉलेज में आते हैं तो उसके बाद जो भी ये न्यू कोर्स में सिलेबस जो बनाया गया है वो सब एक समान सिलेबस बनाया गया है कि किसी भी छात्र छात्राओं को कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें पहले जो है वही सिलेबस थे, अब इसमें क्रेडिट सिस्टम लाया गया है जो कि आगे चलकर सभी छात्राओं को विशेष मौका मिलेगा अपने मेहनत के बल पर। और मैं विशेष ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ कि बहुत से यहाँ अभी सीनियर टीचर पधारे हुए हैं, इनको भी बोलने का मौका मिलेगा। मैं जंतु विज्ञान विभाग डॉक्टर प्रीतम कुमार, मैं आप लोग का स्वागत नहीं करता। इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। डॉक्टर प्रीतम कुमार जी, क्योंकि अभी अभी आपने जंतु विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रीतम कुमार जी को सुना, आने वाले वक्ताओं से गुजारिश करूँगा जब वे आए अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा इसे संवाद करने का प्रयास करें। ये जो 4 वर्षीय स्नातक
कोर्स पूरे बिहार या पूरे देश में लागू है, वो अपने विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है, आपके विषय का जो सिलेबस है, अभी बच्चों का सिर्फ मेजर विषय का चुनाव हुआ है। आप अपने ग्रुप से संबंधित, आप अपने विषय से संबंधित बाकी अन्य विषयों के बारे में भी जानकारी दें तो हमारे बच्चे ज़्यादा लाभान्वित होंगे। मैं किसी को ये दिशा निर्देश नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ गुजारिश कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ, ताकि जिस उद्देश्य से यह कार्यक्रम रखा गया है उसका अधिकाधिक लाभ हमारे बच्चों को मिल सके। मैं अगले वक्ता के रूप में और इस कार्यक्रम के को कन्वेनर डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह से अनुरोध करूंगा कि वो डायस पर आएं। डॉक्टर मृत्युंजय कुमार जी दर्शन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो डायस पर आएं और बच्चों से संवाद करने का प्रयास करें। धन्यवाद राकेश सर। सबसे पहले अपने प्रधानाचार्य बेजू प्रसाद सर को प्रणाम करता हूँ और मंच पे उपस्थित सभी विद्वानों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज हम प्रोग्राम में स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में उपस्थित हुए हैं और पहले हम ये जानना चाहेंगे, जब मैं एडमिशन के लिए वेरीफाई करने के लिए आता था तो जो भी स्टूडेंट थे लगभग जितना मैं वेरीफाई किया उसमें से 50% बच्चे ऐसे हैं जिनको अपने सब्जेक्ट का ही नॉलेज नहीं है। आप ग्रेजुएशन में आ चुके हैं और ऐसा नॉलेज ना हो ये आपसे मैं उम्मीद नहीं कर सकता। आपसे यही उम्मीद है, बहुत ऐसे बच्चे आए कि जिसको अपने सब्जेक्ट का शुद्ध तरीके से मीनिंग तक लिखने नहीं आया और इनकी गलती हो सकती है अपने नाम में, अपने एड्रेस में और अपने सब्जेक्ट इतना तो नॉलेज होना चाहिए, ये आपसे मैं उम्मीद करता हूँ। सबसे पहले हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जिस फैकल्टी में हैं उस फैकल्टी में कौन कौन सा सब्जेक्ट है उसका हम पहले ध्यान रखेंगे। हमें कौन कौन सब्जेक्ट मेजर तो सब ले लिया है, ऐसा है कि जो भी फॉर्म था पहले कॉलेज का वो ओल्ड था, पुराना था, जो पहले अनॉट पेपर चला करता था, लेकिन अब की बात से सुधार हो जाएगा। जो भी नया कोर्स चालू है 4 वर्षीय, उसके अनुसार फॉर्म मिलेगा। तो उसमें भी हम बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे, अब कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसा करते हैं कि पहले जो 6 पेपर हमको पढ़ना है, मेजर, माइनर, एमडीसी, एईसी, एसीसी और बीएससी, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ये 6 पेपर आप लोगों को पढ़ना है और जो आप लोगों को 6 पेपर पढ़ना है पहले वो 6 पेपर को समझेंगे कि वो 6 पेपर में हमें पढ़ना क्या है। ये नहीं कि कोई आपसे पूछ दिया कि आप कौन कौन सा पेपर पढ़ते हैं तो मेजर तो सबके एकदम जबान पे याद रहता है कि मेरा मेजर सब्जेक्ट ये है, माइनर भी याद रहता है, लेकिन उसके बाद हम मोबाइल खोलने लगते हैं कि कौन कौन सा मेरा सब्जेक्ट है। ये अच्छा नहीं है और कोशिश यही होना चाहिए कि कभी भी टीचर के सामने कोई भी डॉक्यूमेंट्स मोबाइल में दिखाने का कोशिश मत करिएगा। आप जो भी वो हार्ड कॉपी के साथ उपस्थित होइएगा। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे और पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जो भी हम मेजर सब्जेक्ट ले चुके हैं, मेजर सब्जेक्ट जो हमने लिया है, जिस फैकल्टी के हम स्टूडेंट हैं उसी फैकल्टी के अंतर्गत हमें माइनर सब्जेक्ट चयन करना है। एक सब्जेक्ट तो हमने चयन कर लिया, उस फैकल्टी के अंतर्गत जो सब्जेक्ट बाकी बचते हैं उसमें से हमें माइनर चयन करना है, जो कि मेजर और माइनर 8 सेमेस्टर तक हमें पढ़ना है। 8वें सेमेस्टर तक हमें ध्यान रखना है। बाकी बचा एमडीसी, मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स, इसको हमें
3 सेमेस्टर तक पढ़ना है। 2 सेमेस्टर तो हम एक सब्जेक्ट लेंगे, बाकी 1 सेमेस्टर उसको चेंज कर देंगे। चाहे जो भी फैकल्टी के बच्चे होंगे, एमडीसी अपने फैकल्टी से हटके उस फैकल्टी को एमडीसी का चयन करने के लिए उस फैकल्टी को छोड़ देना है और उसका चयन करना है। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। चाहे कोई भी हो, आपको एक फॉर्म मिलेगा, आप अपने मेजर सब्जेक्ट के टीचर के पास जाइएगा, वो कल 1-2 दिन में आपको फॉर्म उपलब्ध करा देंगे। उस फॉर्म को लीजिएगा और टोटल सब्जेक्ट का आप चयन करिएगा। उनसे समझिएगा कि मैं कौन कौन सा सब्जेक्ट ले चुका हूँ, लेना है हमें, और उसका चयन करके उतने सब्जेक्ट का हमें नाम याद रखना है और उतने सब्जेक्ट के टीचर का नाम याद रखना है। ये नहीं कि कोई आपसे पूछ दिया सर वो कौन सा क्लास कहाँ चलता है, ये बताने के लिए कोई क्लास कर रहा हो तो बच्चे उसमें इंटर कर जाते हैं। ये कभी भी आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसा आप लोग नहीं करिएगा कि जब भी क्लास टीचर क्लास चल रहा है फिर भी बच्चे पूछने के लिए चले जाते हैं सर ये क्लास कहाँ चल रहा है। आप रूटीन देखिए कि आपके क्लास वाइज रूटीन कहाँ है, कौन टीचर है, रूटीन पे भी आपका नाम टीचर का नाम लिखा हुआ है। इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ कि 6 सब्जेक्ट जो आप चयन करिएगा उस टीचर का पहले नाम जानिए कि कौन टीचर आपको वो 6 पेपर पढ़ाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं शॉर्टकट बता देता हूँ क्योंकि ये सिलेबस तो 144 पेज का है जो कि इतना जल्दी आप लोग को डिस्कस नहीं किया जा सकता है। और चौथा पेपर एसी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, वो भाषा का विषय होगा जो कि हमारे यहाँ 4 है, हिंदी इंग्लिश, नहीं 3 ही है, हिंदी इंग्लिश और उर्दू। यही 3 पेपर में आपको 3 सब्जेक्ट में आपको चयन करना है। फिर 5वां पेपर और 6ठा पेपर आपको फिक्स कर दिया गया है कि जो कॉलेज की तरफ से व्यवस्था है जिस टीचर का, वही आपको चयन करना है। वो आपको चयन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपको चयन हो जाएगा। हाँ, इस चीज का ध्यान रखेंगे। जब भी आपका फॉर्म भराएगा उस समय इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जिस सब्जेक्ट में मेरा चयन हुआ है रजिस्ट्रेशन में, उसी का फॉर्म भरेगा। कभी कभी ऐसा गलती पिछला बार हो चुका है कि वो बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे तो आप पहले से ही सतर्क हो जाएंगे। तो मैं तो नहीं बोलना चाहूँगा, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हार्दिक आभार आपका मृत्युंजय सर जी। आपने कोशिश की कि विस्तार से बच्चों को बताया जाए, समझाया जाए। सर ने अभी बताया कि अभी आप मेजर विषय लिए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 6 पेपर पढ़ने हैं। मेजर जिसका कि आपका चयन हो चुका है नामांकन के समय। दूसरा जो पेपर होगा वो माइनर, तीसरा एमडीसी यानी मल्टीडिसिप्लिनरी, चौथा एईसी यानी एबिलिटी एनहांसमेंट, 5वां एसईसी स्किल एनहांसमेंट, 6ठा जीएसी वैल्यू एडेड कोर्स। ये 6 पेपर आपको पढ़ने हैं। सर ने अभी बताया कि जिसका जो मेजर है उसी फैकल्टी के बाकी जो बचे विषय हैं उसमें से माइनर का चुनाव करेगा। जैसे मान लेते हैं कि ह्यूमैनिटीज में मानविकी विभाग में 4 विषय हैं, दर्शन शास्त्र, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी। जो बच्चे अंग्रेजी मेजर दे चुके हैं उनके लिए माइनर का चुनाव करने के लिए उर्दू, हिंदी और दर्शन शास्त्र ऑप्शन बचते हैं। इन्हीं 3 विषयों में से माइनर विषय का वो चुनाव कर सकते हैं। या जो बच्चे हिंदी मेजर ले चुके हैं उनके लिए जो ऑप्शन बचेंगे वो इंग्लिश, उर्दू, फिलॉसफी। जो फिलॉसफी ले चुके हैं उनके लिए हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। और जो उर्दू मेजर ले चुके हैं उनके लिए हिंदी, अंग्रेजी और फिलॉसफी। यानी जो हम मेजर ले चुके हैं उसको छोड़ करके माइनर का चयन करना है। क्योंकि यह इंडक्शन प्रोग्राम है, आपका एक तरह से मोटिवेशनल कार्यक्रम है।
मुझे एक कोटेशन याद आ रहा है, एक उदाहरण याद आ रहा है दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर नेल्सन मंडेला जी का। उन्होंने कहा कि जब तक किसी काम को किया नहीं जाता है तब तक वह असंभव लगता है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता है तब तक वह असंभव लगता है। यानी मंडेला की यह बात उन लोगों के लिए है जिन्हें हर काम असंभव लगता है, फिर भी वे ये सोचते हैं कि उनसे यह नहीं हो पाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हिंदी के एक बहुत बड़े गजलकार हुए दुष्यंत कुमार जी, उनका कहना है, मानना है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर को तबीयत से उछालो यारों, मन से किया हुआ कोई भी कार्य होना ही होना। यदि हम ठान लें, कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि हम मन से हार गए तो एक आसान सा कार्य, आसान सा सवाल भी बहुत बड़ा पर्वत की तरह लगेगा। यदि हमारा संकल्प दृढ़ है तो बड़ा से बड़ा कार्य, बड़ा से बड़ा सवाल छोटा लगेगा। क्योंकि मैं संचालक हूँ, ज़्यादा ना बोलूँ और आपको बीच बीच में कुछ बातें मैं बताता रहूँगा। बाकी हमारे वक्ता महोदय, क्योंकि मैं भी वक्ता हूँ, जब मेरी बारी आएगी तो कुछ आपसे जो अभी बातें कर रहा हूँ उससे इतर कुछ बात करूँगा। अगले वक्ता के रूप में राजनीति शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शिव विवेक सर से मैं निवेदन करूँगा कि वे डायस पर आएँ और आकर के बच्चों से संवाद करें। मैं सर के लिए एक जिगर मुरादाबाद का शेर अश्यार पेश करना चाहता हूँ। सेहन ये चमन को अपनी बहारों पे नाज था, सेहन ये चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आए तो सारी बहारों पे छा गए, वो आए तो सारी बहारों पे छा गए। इसी के साथ मैं डॉक्टर शिवविवेक जी को आमंत्रण करता हूँ कि वो डायस पर आएँ और बच्चों के साथ संवाद करें। डॉक्टर शिवविवेक। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी शिक्षकगण, आदरणीय प्रिंसिपल साहब, आदरणीय पूर्व प्रधानाचार्य एवं समस्त गैर शैक्षणिक कर्मचारी, सभी का आभार है और सभी छात्र छात्राओं का मैं स्वागत करता हूँ। मेरा नाम शिव विवेक है। मेरी आवाज आ रही है? मेरा नाम शिव विवेक है और मैं राजनीति शास्त्र विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ। इसके अलावा प्रिंसिपल सर ने मुझे खेल पदाधिकारी के रूप में जिम्मेदारी दी है, दायित्व दिया है। तो खेल संबंधित जो भी रुचि रखते हैं वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। महाविद्यालय में एक लंबे समय तक जो है खेल उपेक्षित था और हमारे प्रिंसिपल सर का ये मानना है कि आज के समय इसका महत्व बढ़ते जा रहा है, इसलिए उन्होंने मुझे यह जिम्मेदारी दी है। आपसे अनुरोध है कि जो भी खेल में रुचि रखते हो, मेरे चैम्बर है फर्स्ट फ्लोर पे राजनीति शास्त्र विभाग का, उसमें मुझसे संपर्क करेंगे। इसके पश्चात हम लोग आगे की प्लानिंग करेंगे। समय समय पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। साथ ही जो भी प्रतिभागी होंगे छात्र छात्राएं, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि उनको बड़ी संख्या भी उत्साहवर्धन हो। आगे एक बहुत अच्छा करियर के रूप में खेल को हम लोग जो है ले जा सकते हैं।
जहाँ तक मेरे अपने विषय की बात है पॉलिटिकल साइंस, तो इसके लिए आप मेरे जो भी चैम्बर है उसमें आएंगे तो और अच्छे से हम लोग बता देंगे। अभी तो ज़्यादा डीपली बताना मुश्किल है, फिर भी पॉलिटिकल साइंस विभाग में अभी कितने बच्चे आए हुए हैं पॉलिटिकल साइंस के? तो आप सभी अभी कार्यक्रम के बाद मेरे चैम्बर में आके सर्च करेंगे ताकि और हम लोग डिटेल में इससे बात कर पाएंगे। अच्छा, जितनी भी पॉलिटिकल साइंस के हमारे छात्र छात्राएं होंगे उनको एमडीसी का चयन करने की समस्या होगी, एमआईसी का चयन करने की समस्या होगी, वो तो भी मैं बता दूंगा। एक फॉर्मेट है मेरे पास, एक फॉर्म है, एक दो दिनों में सबको उपलब्ध कराया जाएगा, उसमें हम लोग फिल कर देंगे और आगे का टेंशन सारा खत्म हो जाएगा। एक दो दिन में हमारा सारा क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हमें एमआईसी में और एमडीसी में रखना है। तो पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे का तो मैं क्लियर कर दूंगा एक दो दिन के भीतर। टेलीग्राम ग्रुप से सभी जुड़े हैं, आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप के बारे में जानकारी है? टेलीग्राम ग्रुप में क्या आवाज आ रही है? टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिए, उसमें समय समय पर सूचनाएं जाती हैं। तो जब ये फॉर्म फिलअप होगा एमडीसी और एमआईसी चयन वाला, तो आप लोग उसके अनुसार आकर फॉर्म भर दीजिएगा, फिर आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। मतलब एक हफ्ते के भीतर ये समस्या दूर हो जाएगी। इसके अलावा एक लंबे समय से ये भी अनुभव किया जा रहा था कि शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा जो बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है वो भी बहुत समय से उपेक्षित रहा है। तो प्रिंसिपल सर का ये सुझाव था कि बच्चों को अलग अलग जो भी उनके रुचि के अनुसार ग्रुप है उसमें शामिल होने का मौका दिया जाए। पढ़ाई के अलावा बहुत सारी ऐसे विविध क्षेत्र होते हैं जिसमें बच्चे अपने हुनर को दिखा सकते हैं और कहीं ना कहीं उनमें छुपा होता है, लेकिन हम लोग केवल बीए, बीएससी और बीकॉम के लिए फ्रेम में फंसे हुए हैं। बच्चों को मतलब कि या तो बीए करना है, या तो बीएससी करना है, या तो बीकॉम करना है, इसके अलावा और कोई स्कोप नजर नहीं आता है। लेकिन उनमें बहुत सारी प्रतिभा होती है, इसको उठाना जरूरी है। अच्छा होगा कि वे लोग लाइक माइंडेड पीपल के साथ जुड़े, यानी उन सहपाठियों के साथ जुड़े जो उनकी तरह उस खास जो है स्केल में रुचि रखते हैं। मान लीजिए कि आपको संगीत में रुचि है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपके महाविद्यालय में कौन कौन है जो संगीत का रुचि रखता है, तो आप 4 साल यहाँ गुजार लीजिएगा। नंबर के आधार पर आपको जज किया जाएगा और लास्ट में केवल नंबर के आधार पर ही आपका भविष्य तय हो जाएगा कि आपको क्या करना है। लेकिन आपको जो प्रतिभा छिपी हुई थी उसमें उपेक्षित रह जाएगी। इसलिए अच्छा है कि एक ग्रुप बने जिसमें संगीत वाले बच्चे आपस में मिलने जुलने का उनको मौका मिले और जब भी कंपटीशन हो तो वो पहले से रिहर्सल कर सकते हैं और आपस में मित्रवत अगर कंपटीशन होता है तो उसमें अच्छा भी लगता है। कंपटीशन की भावना होगी तो अपने स्किल को सुधारने का मौका मिलता है, आप पुरस्कृत होंगे, आपको सर्टिफाइड दिया जाएगा। बीए, बीएससी के अलावा भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो आपका उत्साह वर्धन होता है कि नहीं होता है? तो उत्साह वर्धन के लिए केवल संगीत ही नहीं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें बच्चे रुचि रखते हैं। जैसे जीके क्विज, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि हम लोग क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे, उसके माध्यम से उनको ज़्यादा से ज़्यादा जीएस मजबूत करने का मौका मिलेगा। कोई भी कंपटीशन है तो जीएस उसका आधार होता है, बिना जीएस के कोई भी कंपटीशन निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो जीएस का अगर ग्रुप हो जाता है, जीके जीएस का, जनरल नॉलेज का, तो आपको समय समय पर उसका कंपटीशन होगा, आप उसमें फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, अगली बार और ज़्यादा मैं प्रयास करूँ, मुझे भी सर्टिफिकेट मिले, मैंने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, ऐसा मुझे आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं, जैसे लेखन हो गया, लिखने का कई लोगों को शौक होता है, लेकिन आज की डेट में सोशल मीडिया में हम लोग फंसे हुए हैं, एक दो कमेंट करना जानते हैं, अपनी बातों को विस्तार से रखना लेखन कला के माध्यम से हो पाता है। अगर पहले डायरी लिखने का बड़ा प्रचलन होता था, अब शायद ये सब विलुप्त होते जा रहे हैं ये सब चीज़ें। तो इसमें जो आर्टिकल लिखते हैं बच्चे, पोयम लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, उसका भी समय समय पर कंपटीशन होना चाहिए ताकि उसमें भी हम पुरस्कृत करें बच्चों को। तो उनका जो अंदर का स्किल है, जिसको सरकार के पास टाइम नहीं है उतना अंदर तक आपको समझने का, आप अपने जिम्मेदारी खुद लेंगे कि हमको क्या करना है जीवन में। सरकार के पास 3 तरह का आपको सांचा में ढालना चाहती है, बीए, बीएससी, बीकॉम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। तो बार बार एक ही चीज कहना ठीक नहीं है, आप तो समझ रहे हैं। तो आपके अंदर जो स्किल है वही आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। सब कोई प्रोफेसर नहीं बनना चाहता है, सब कोई टीचर भी नहीं बनना चाहता है।
अब हम लोग जिस स्थिति में हैं, हम लोग सबको प्रोफेसर ही बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर संगीत की कला हो सकती है, एक्टिंग की कला हो सकती है, गायन की कला हो सकती है, मूर्ति कला हो सकती है, विजुअल आर्ट हो सकता है, आपको जीके में रुचि हो सकती है, आपको डिस्कशन में रुचि हो सकती है, आपको पर्यावरण में रुचि रह सकते हैं। आज की डेट में पर्यावरण इतना खतरा बन रहा है ना, पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। आपको पत्रकारिता में रुचि हो सकती है, आपको बहुत सारे आदमी नारियों के प्रति देख रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है, तो आपको नारियों की दशा सुधारने के लिए बहुत सारी हमारी बहनें हैं यहाँ बैठी हुई हैं, नारियों के लिए काम करने भी एक कैरियर हो सकता है। उनको अंदर से सुख भी मिलेगा, क्योंकि एक बहुत नेक काम है। आज जो प्रकृति और नारी की दशा है, शायद कभी इतनी बुरी दशा नहीं रही थी, इतना वर्षों बाद भी जब हम आजाद हो चुके हैं, 70-80 साल हो गए, और यही दोनों चीजें जो है बहुत बुरी तरह से अपेक्षित हैं। तो इस दिशा में भी ग्रुप बनना चाहिए, एम्पावरमेंट सेल होना चाहिए, नारियों का जो भी सशक्तिकरण के लिए कार्य होना चाहिए, प्रकृति के सशक्तिकरण के लिए कार्य होना चाहिए, लेखन कला वाले जो भी बच्चे हैं उनको पुरस्कृत करना चाहिए। इसी प्रकार बहुत सारे और भी हो सकते हैं। हेल्दी कुकिंग का एक बहुत बड़ा स्कोप हो रहा है। जब से कोरोना आया तो सबको पता चल गया कि हेल्दी कुकिंग का बहुत बड़ा स्कोप है। तो ये तो रोज की चीज है, खाना हम लोग ऐसी चीज है कि जो रोज करते हैं, कभी महीना में 1-2 बार नहीं करते हैं, लेकिन वही सबसे ज्यादा उपेक्षित है। तो उसमें भी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलना चाहिए, इसको भी पुरस्कृत करना चाहिए। जो बच्चे हेल्दी कुकिंग करते हैं, इसमें लड़कियां नहीं लड़के भी हैं, सभी जो भी अगर अच्छा रुचि रखते हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, पुरस्कृत करना चाहिए। इसके अलावा हेल्दी माइंड सेट की तो बहुत ज़्यादा जरूरत है। सभी वक्ताओं ने बोला आज माइंड सेट के बारे में, अगर हमारा माइंड सेट नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब एक छोटा सा अपना दुकान भी खोलकर बैठना है तो एक हेल्दी माइंड सेट होना चाहिए हमको। तो हेल्दी माइंड सेट के लिए भी एक अच्छा ग्रुप होना चाहिए। आज के डेट में हम लोग ऐसे माहौल में है जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो निराश करने वाले नाराज से भरी बातें बहुत ज़्यादा हैं। सोशल मीडिया भी हमको कोई ज़्यादा अच्छी बातें नहीं सिखा रहा है। 90% बातें उसमें केवल निगेटिव ही है। मोबाइल का यूज करने आना चाहिए, तभी हम सफल हो पाएंगे। मोबाइल में दोनों चीज़ें हैं, उसमें हमको आगे बढ़ाने वाली चीज़ें भी दी गई हैं, और उसमें जो है अधिकतर गिराने वाली चीज़ें ज़्यादा बहुतायत में भरी हुई है। जब भी आप देखेंगे तो ट्रेंडिंग में वही सब चीज़ें चलती हैं जो कि हमारे जीवन में किसी काम की नहीं है, वही उसी को लोग युवा जो है हमारे उसी को ज़्यादा देखना चाहते हैं। इससे क्या होगा, हमारा कैरियर खराब हो जाएगा। तो एक हेल्दी माइंडसेट ग्रुप होना चाहिए, इसमें हम लोग जो है अपने माइंडसेट को हेल्दी रखने वाले बातचीत करेंगे, ताकि हम लोग अपने पूरे 4 साल के दौरान अपना माइंडसेट को अच्छा रखें, तभी तो हम लोग कोई अच्छा जॉब या अच्छा बिजनेस या जो भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं जा पाएंगे। नहीं तो आज के डेट में इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है, इतना सांस्कृतिक कचरा है, इतना सांस्कृतिक प्रदूषण है सोशल मीडिया में, पारंपरिक मीडिया में। अखबार में उठाइएगा तो आपको लोकल देखने को मिलेगा, केवल क्राइम की खबरें भरी पड़ी हैं। तो आज का समय समाज जो है स्वस्थ नहीं है, और इसके लिए एक हेल्दी माइंडसेट का ग्रुप होना चाहिए। हम पॉलिटिकल साइंस के हैं, इसका मतलब ये नहीं कि केवल पॉलिटिकल साइंस के ही बच्चे हमसे अपनी बात रखेंगे। आप सभी हमारे छात्र छात्राएं जो हैं जिस विषय में रुचि रखते हैं उससे संबंधित हमें बताएंगे, उसके अनुसार हम लोग उसमें कार्यक्रम आयोजित करें, सबको सेटिस्फाइड किया जाए, सबको एक अच्छा यादगार क्या बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बच्चों को बहुत अच्छी और रुचिकर जानकारी दी, इसके लिए मैं और हमारे सारे विद्यार्थी आपके आभारी रहेंगे। बच्चों, ये बातें शामिल रही, इस संदर्भ में मैं आपको 4 पंक्ति कुछ कहूँगा। निरंतर चलना है तुमको, निरंतर चलना है तुमको, आज तुम्हें इरादा कर लो। निरंतर चलना है तुमको, आज तुम ये इरादा कर लो। हौसला रख लो उम्र भर का, हौसला रख लो उम्र भर का, खुद से वादा कर लो, खुद से वादा कर लो। अब मैं
अगले वक्ता के रूप में जिस व्यक्ति को आमंत्रित करने जा रहा हूं आपके समक्ष, उनके बारे में अफजल इलाहाबादी का यह शेर उनके व्यक्तित्व को बखूबी बयां करता है कि अभी तो उसका कोई तज़किरा हुआ भी नहीं, अभी तो उसका कोई तज़किरा हुआ भी नहीं, अभी से बज्म में खुशबू का रक्स जारी है, अभी से बज्म में खुशबू का रक्स जारी है। इसी शेर के साथ मैं महाविद्यालय के बरसर और जो आपको इकोनॉमिक्स की कक्षा में मिलेंगे पढ़ाते हुए डॉक्टर मुस्तफा नवाज को आमंत्रित करता हूं कि वो डायस पर आएँ और बच्चों के साथ कुछ अपनी बातें बच्चों से शेयर करें। बच्चों से अनुरोध है कि बीच बीच में बच्चे कुर्सी छोड़ करके चले जा रहे हैं, पीछे जो बच्चे खड़े हैं वो आगे आ गए, बीच में कुर्सियां कुछ खाली हैं, वहां बैठ जाएं, है ना। इसलिए आप बैठे रहें, एक भी बच्चा नहीं जाए और आप अभी ये कार्यक्रम शुरुआत। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे मौका देने के लिए। मुझे लगा कि मैं तो आज लेट हो गया हूँ, शायद मौका नहीं मिले, लेकिन आज हमारे प्रमुख और हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष तथा आज के इस कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर राकेश सर को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया। सबसे पहले इस मंच पे आकर सभी अपने गुरुजनों को सादर प्रणाम करता हूँ, आप बच्चों को भी प्रणाम करता हूँ और आप सभी से आग्रह करता हूँ कि कृपया आप लोग शांतिपूर्वक बैठे रहें जब तक ये कार्यक्रम का अंत नहीं हो जाता है। कृपया आप लोग बाहर नहीं जाएं, बाहर जाना अच्छी बात नहीं है। कुछ बच्चे हमसे आगे जो ही वक्तागण आपसे के सामने रूबरू हुए होंगे वो सभी इस विषय पर ही बात किए होंगे जो आपको दिखाई दे रहा है। ये कार्यक्रम है स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम, छात्र दीक्षारंभ कार्यक्रम। इसमें जो है आपकी पढ़ाई तो पहले से ही शुरू हो गई है, लेकिन औपचारिक तौर पे आज इसकी शुरुआत की जा रही है और इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको एक मेजर सब्जेक्ट छोड़कर बाकी किसी विषय के बारे में जानकारी नहीं है कि वे कौन सा विषय लिए हुए हैं। तो इसमें सभी हमारे वक्तागण लगभग आपको बताए हैं कि ये जो CBCS सिस्टम है इसमें 4 फैकल्टीज है जनरल कोर्स में, एक है साइंस, दूसरा आर्ट्स, तीसरा कॉमर्स और चौथा है ह्यूमैनिटीज। और सबके लिए सब्जेक्ट का अलग अलग बास्केट बनाया गया है, उस बास्केट से ही आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लेना है। मेजर का तो सिलेक्शन आपने पहले ही कर लिया है, उसके बाद आपको बाकी अन्य 5 विषयों का सिलेक्शन करना है, जिसमें एक माइनर है जिसको दूसरा का नंबर ही होगा, दूसरा माइनर होगा मेजर के बाद, तीसरा ABC होगा, चौथा AEC होगा, पांचवा ACC होगा और छठा DAC होगा। इसमें जो पांचवा और छठा पांचवा और छठा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट महाविद्यालय के द्वारा आपके लिए फिक्स कर दिया गया है। सेमेस्टर फर्स्ट के जितने बच्चे हैं वो ध्यान से सुन ले, पेपर 5 और पेपर 6 महाविद्यालय द्वारा आपको आवंटित कर दिया गया है। पांचवा पेपर जो है वो है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ और छठा पेपर है स्वच्छ भारत। ये 2 पेपर फिक्स है। चौथा जो पेपर है वो है AEC का, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स का। इसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू 3 सब्जेक्ट है, इसमें से किसी एक सब्जेक्ट का आपको सिलेक्शन करना है। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू 3 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट का सिलेक्शन आपको कर लेना है। मेजर बाद माइनर आप उसी बास्केट से करेंगे जिस बास्केट में आपका मेजर पेपर है। मेजर पेपर अगर आर्ट्स का है तो माइनर भी आप आर्ट्स का ही लेंगे, मेजर साइंस का है तो माइनर भी साइंस का होगा, कॉमर्स का मेजर है तो माइनर भी कॉमर्स का ही होगा।
लेकिन एमडीसी के लिए आपको छोड़ दिया गया है। आप जो चाहें ले सकते हैं, क्योंकि एमडीसी का फुल फॉर्म ही होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, इसलिए आप इसमें छोड़ दिया गया है। आप जहां से चाहें वहां से सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक फॉर्मेट बना दिया गया आपके लिए। आप अपने सब्जेक्ट के जो विभागाध्यक्ष है उनसे आप मिलेंगे और वो आपको बता देंगे कि आपको एमडीसी में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, एईसी में कौन सा लेना है। 5वां और 6वां पेपर पहले से फिक्स है, वो अभी आप याद कर लीजिए। इस पर तो बातें हमेशा हो ही रही है, सबको ही बात कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि आपको थोड़ा सा कुछ अलग हट के बताएं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल से पढ़ के आते हैं, कुछ बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल से पढ़ते हैं। जो प्राइवेट स्कूल से बच्चे आते हैं उनका टारगेट फिक्स होता है कि हमको भविष्य में क्या करना है, किस ओर जाना है, किस क्षेत्र में जाना है। लेकिन जो सरकारी स्कूल से बच्चे आते हैं अभी तक उनको पता ही नहीं होता है कि हमको फ्यूचर में क्या करना है, हमको अपना कैरियर किस क्षेत्र में बनाना है। तो अगर अभी तक आप अपना लक्ष्य डिसाइड नहीं किए हैं तो आज ही अपना लक्ष्य डिसाइड कर ले। आप अपने अंतर्मन में झांकें, आप अपनी कैपेसिटी को आंकें कि आपने कितनी क्षमता है, कितना मेहनत आप कर सकते हैं और उस हिसाब से आप अपना लक्ष्य तय कर लें। ये इस लक्ष्य का निर्धारण आज ही हो जाना चाहिए। उसके बाद आती है मेहनत करने के लिए। अगर आप जितना मेहनत करते हैं उतना ही बढ़िया आपको प्रतिफल मिलेगा। मेहनत कम करेंगे प्रतिफल भी वैसा ही होगा, कम होगा, कमजोर होगा। इसलिए मेहनत करना है। एक चीज बताएं कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो दिन में तो पढ़ते हैं लेकिन रात में खुश होते हैं। दिन में पढ़ते हैं, रात में खुश होते हैं। और दिन के पढ़ाई में अधिकतर वो या तो कॉलेज के क्लास में होते हैं या ट्यूशन क्लास में होते हैं। आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। सबसे ज्यादा फायदा आपको तब होगा जब आप उसी सब्जेक्ट को, उसी टॉपिक को स्व अध्ययन करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे। सेल्फ स्टडी के बारे में कहा जाता है कि सेल्फ स्टडी का बेस्ट स्टडी, ठीक ना। और संस्कृत में भी कहा गया है स्वाध्याय नमा प्रमद, ठीक ना। स्वाध्याय जो है, स्व अध्ययन जो है, उसका कोई जोड़ नहीं है, उसका कोई काट नहीं है। इसलिए आपको सेल्फ स्टडी पर ज्यादा जोर देना है और स्कूल, कॉलेज या फिर ट्यूशन पर कम ध्यान देना है। इसके अलावा पढ़ने का जो समय के बारे में हम कह रहे थे, तो एक नया रिसर्च आया है। उस रिसर्च के अनुसार अगर आप दिन में या रात में सोने से पहले तक आप 4 घंटा पढ़ते हैं और सुबह का एक होता है ब्रह्म मुहूर्त, जो लगभग सुबह सूर्योदय से जस्ट पहले का 2 घंटा होता है। सूर्योदय से जस्ट पहले का 2 घंटा वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। उसमें कहा गया है न्यू रिसर्च में कि अगर आप दिन या रात में 4 घंटा से स्टडी करते हैं और उस ब्रह्म मुहूर्त में 2 घंटा स्टडी करते हैं तो दोनों में रिजल्ट ब्रह्म मुहूर्त वाले का बढ़िया होगा। मतलब ये जो 2 घंटा सुबह में भोर में पढ़ा और 4 घंटा जो रात में पढ़ा, उससे बेहतर रिजल्ट कौन देता है? ब्रह्म मुहूर्त वाला, भोर वाला। इसलिए आपको हर हाल में प्रयास करना है कि आप भोर में पढ़ें, ठीक ना। क्या करना है? सुबह में पढ़ना है, भोर में सूर्योदय से जस्ट पहले 2 घंटा आपको हर हाल में पढ़ने का आपको बना लेना है। एक सेवा अपना एक कार्यक्रम बना लीजिए, आप एक प्लानिंग कर लीजिए कि हर हाल में हमको ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना है। इसके अलावा जब भी आप पढ़ें तो बेड पर सोकर या बैठकर न पढ़ें। आप कोशिश करें कि कुर्सी टेबल का यूज करें, क्योंकि आपका बॉडी का पोस्चर सीधा रहेगा तो आपका दिमाग जो है उतना ही ज्यादा कैच करेगा। कहा जाता है ना कि जहाँ 2 शौकर होती है तो एक अगर हस्बैंड के नजदीक है, एक अगर ज्यादा काम कर रही है तो दूसरा ज्यादा काम करेगी और एक कम काम करेगी, दूसरा ज्यादा काम नहीं करेगी। सोचेगी कि ये काम ही नहीं कर रही है तो हम क्यों काम करें। हमारे साथ भी वही है, हमारा दिमाग और हमारा बॉडी, समझिए कि ये सौतन है, ठीक ना। बॉडी और दिमाग दोनों में सौतन का संबंध है। अगर बॉडी आराम करे
पड़ेगा तो दिमाग कहेगा ये आराम कर रहा, मैं काम करूंगा, मैं भी सोऊंगा, ठीक ना। तो आप तो पढ़ेंगे लेकिन आराम की मुद्रा में पढ़ेंगे, इधर से निकल जाएगा, इधर से 2 घंटा बाद भी आपका 75% गायब हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए आप बैठकर पढ़ेंगे, सीधा खड़ा होकर सीधा बैठकर पढ़ेंगे, कुर्सी टेबल का यूज करेंगे। इससे क्या होगा, और जो भी चीज आप पढ़ेंगे एक बार पढ़ के नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अभी अभी आपने मुस्तफा नवाज सर से बहुत अच्छी बातें सुनी कि हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान कैसे केंद्रित करना चाहिए, अपना लक्ष्य क्या रखना चाहिए। लक्ष्य के संबंध में हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का एक बात हमें हमेशा ज़हन में बिठा लेनी चाहिए। वो कहा करते थे कि छोटा लक्ष्य अपराध है, छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। हम जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं वो महान होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। इसलिए यह APJ अब्दुल कलाम की ये बात हमें बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके उसके पीछे मेहनत करने के लिए प्रेरणा देती है। इसलिए हमें हर एक विद्यार्थी को अपना जो लक्ष्य है, जो एम है, वो बड़ा से बड़ा निर्धारित करना चाहिए। और जब हम लक्ष्य बड़ा निर्धारित करेंगे तो उसके एवज में उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और या यूँ कहें कि उतनी बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी अपने शरीर की, अपने मन की, तब जाकर के वह लक्ष्य मिलेगा। अन्यथा केवल लक्ष्य निर्धारित कर लें कि हम हवा में उड़ना चाहते हैं लेकिन एयरफोर्स की तैयारी ही न करें। हवा में उड़ने के लिए आपको एयरफोर्स की तैयारी करनी पड़ेगी, तब आप हवा में उड़ना जानेंगे। इसलिए जो लक्ष्य निर्धारित करें उस लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अब मैं ज़्यादा समय नहीं दूँ और अपने आने वाले वक्ताओं से एक निवेदन करता हूँ, नम्र निवेदन। समय संक्षेप में कहें 5 से 7 मिनट, ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सभागार में उपस्थित हैं डॉक्टर विद्या शंकर जी। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप क्लास ना करो भैया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच पर आसीन हमारे प्रधानाध्यापक महोदय और मंचासीन सभी विषय के विशेषज्ञ विद्वान सबका मैं नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आज बच्चों के सामने स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया गया। बच्चों, मैं इस महाविद्यालय में BBA का प्राचार्य हूँ जो भी भाषण देते हैं तो वीडियो और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भूगोल और इतिहास के विषय में सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। 300 बच्चों का नामांकन होता है, लेकिन हमारे महाविद्यालय में भूगोल के अभी कोई भी शिक्षक वर्तमान में कार्यरत नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि जब तक आपके भूगोल विभाग के शिक्षक नहीं आते हैं तब तक मैं आप लोगों का कक्षाओं का संचालन करता रहूँगा और कोई भी दिक्कतें होती हैं विषय से जुड़ा हुआ उसमें मैं चाहूँगा कि हर तरह से आप लोगों का सहयोग कर सकें। आप सभी बच्चे जो 2024-28 में यहाँ पर एडमिशन लिए हैं, अभी +2 स्कूल से या इसी कॉलेज से या दूसरे कॉलेज से प्रमोट होकर आए हैं, और यही एक समय होता है जब बच्चे अभी तक स्कूल जाते थे, पठन पाठन का कार्य करते थे और अचानक से वो छूट जाता है। तो आप लोगों का ध्यान हम केंद्रित करना चाहते हैं कि बिहार में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप लोगों का पूरा सिलेबस और पूरा पैटर्न चेंज कर दिया गया है, और इसमें जो मुख्य बातें हैं जिससे आपको सोचने की जरूरत है कि बिना क्लास किए हुए, बिना सिलेबस की समाप्ति के आपको डिग्री नहीं मिल पाएगी।
अगर ये डिग्री मिलती है तो डिग्री वैध नहीं है। तो आप सभी से गुजारिश करेंगे कि आप सभी मेजर सब्जेक्ट में 60 क्लास करना आपको कंपलसरी है। आपके 60 कक्षाओं का संचालन होना है, 60 घंटे कक्षाओं का संचालन होना है। इस बात को मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, ये बहुत ही जरूरी है। 60 कक्षाओं में अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं होता है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा क्लासेस करने होंगे। इसके अलावा फॉर्म तभी भरे जाएंगे जब आपके 75% उपस्थिति हो जाए। तो आप लोगों से आग्रह है कि ये जो चीजें बताई जा रही है ये बहुत ही टेक्निकल है और अगर उसको पूरा नहीं करते हैं तो आपको जो मिलने वाली डिग्री है उसमें दिक्कत आ सकती है। और आप लोग बहुत ही खुशनसीब हैं कि इस विकट परिस्थिति में जहां शेरशाह महाविद्यालय में मात्र 10 शिक्षक हैं, उसके बाद भी जो ऊर्जावान प्राचार्य आए हुए हैं, जब से उन्होंने कॉलेज में अपना पद ग्रहण किया है तब से यही चिंता को सताई जा रही है कि हमारे बच्चों के कक्षों का संचालन कैसे होगा। लगातार वार्ता कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में वार्ता कर रहे हैं, बिहार सरकार से वार्ता कर रहे हैं कि जिस विषय में शिक्षक नहीं है उस शिक्षक में कैसे शिक्षक को लाया जाए, जब तक नहीं आते हैं तब तक कैसे अल्टरनेटिव व्यवस्था की जाए और हमारे बच्चों को सही ढंग से शिक्षा मिल सके। उन्होंने मुझे भी इसी आशा में मुझे बुलाया कि जब तक कोई शिक्षक नहीं आ जाते हैं तब तक मुझे आप लोगों को भूगोल बताना है, भूगोल पढ़ाना है, बाकी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, हाँ एक और चीज कि आप लोग महाविद्यालय में सिर्फ पढ़ने नहीं आते हैं। अगर पढ़ना होता, सिर्फ जानना होता तो वो चीजें आपको कोचिंग में मिल जाती। कैसे डिफरेंट है महाविद्यालय और कोचिंग संस्थान, और जो इस बार का जो सिलेबस जो बनाया गया है सिर्फ आपको पढ़ने के लिए नहीं बनाया गया, जबकि आपका सर्वांगीण विकास कैसे होगा इस पर ध्यान देते हुए बनाया गया है। सर लोगों ने बार बार बताया है आपको कि आपको मेजर सब्जेक्ट पढ़ने हैं, माइनर सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो सेम स्ट्रीम के होंगे, एमडीसी है जो दूसरे स्ट्रीम को टच करना है, वैल्यू एडिड कोर्स है कि आपके अंदर वैल्यू कैसे ऐड हो सकता है, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है कि आपके अंदर का स्किल कैसे डेवलप होगा, एईसी है। अब इन टोटल सिलेबस जो बनाया गया है आपके सर्वांगीण विकास में कैसे मदद कर सके इसलिए बनाया गया है। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग महाविद्यालय आया करें। जहां भी कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहले अपने विभागाध्यक्ष को, शिक्षक को संपर्क करें, नहीं होता उसका एक हिरार्की है, उसके बाद आप प्रधानाचार्य को संपर्क करें। अगर फिर भी प्रधानाचार्य विफल होते हैं तो आप हिरार्की को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाएं। और लास्ट में बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक और मैंने ऐड किया है इस बार खासकर रोहतास जिले के लिए कि सभी महाविद्यालयों में क्लासों का संचालन होता रहे। अगर बच्चे क्लास में उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो आपके लिए सही है। सिर्फ शेरशाह महाविद्यालय की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर एसटीएम कॉलेज के विद्यार्थी भी हो, महिला कॉलेज के विद्यार्थी हो, शंकर कॉलेज के विद्यार्थी हो, अगर बच्चे वहां नहीं आएंगे तो लगभग नेक्स्ट वीक से हर एक महाविद्यालय में रूटीन के हिसाब से सभी कक्षाओं का जियो टैग फोटोग्राफ लेकर के वो शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। तो यदि आप कक्षा में उपस्थित नहीं रहते हैं तो मुझे लगता है कि सर जो है इस कार्य को बखूबी से करेंगे और अगर आप नहीं आते हैं तो आपको उसके लिए जवाब देना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अभी बताया कि कैसे आपको महाविद्यालय आना है, क्या क्या कार्य करने हैं। इस संदर्भ में मैं इतना आपको बता दूं, जो बच्चे नहीं आते हैं, जो आते हैं वो कक्षाओं में समझ चुके हैं। उच्च शिक्षा विभाग और अपने विश्वविद्यालय दोनों की चिट्ठी है कि आप यदि 3 दिन लगातार कक्षा में अनुपस्थित रहेंगे तो आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। यदि आप 3 दिन लगातार, मैं जोर देकर इस बात पर कह रहा हूँ, यदि आप 3 दिन लगातार अपनी कक्षा में अनुपस्थित रहेंगे तो आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप अपनी कक्षा में आएं और एक कोशिश करें कि कभी भी 3 दिन लगातार एब्सेंट न हो।
क्लास में आपकी उपस्थिति 75% अनिवार्य है। जैसे इन्होंने बताया विद्या शंकर जी ने कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत हमारे जो पाठ्यक्रम बदल गए हैं और पाठ्यक्रम का जो ढांचा बदल गया है, उसमें एक ये बदलाव ये भी हुआ है कि आपको मेजर विषय में कितनी कक्षाएं करनी है, माइनर में कितनी कक्षाएं करनी है, या एमडीसी, एएनसी, एएससी और बीएससी में कितनी कक्षाएं करनी है। मैं सुबह देख रहा था जब कार्यक्रम शुरू हुआ था तो मैडम ने आपसे संवाद करते हुए कहा था कि जितनी क्रेडिट का आपका सिलेबस है सप्ताह में लगभग उतने आवर आपके क्लास चलेंगे। जैसे मेजर 6 क्रेडिट का है, सप्ताह में 6 दिन उसका क्लास चलेगा। माइनर 4 क्रेडिट का है, सप्ताह में 4 दिन कक्षाएं उसकी चलेंगी। लेकिन जहां अगर शिक्षक की कमी है वहां पर 3 या 2 दिन भी कक्षाएं चलती हैं, तो आपको अतिरिक्त पढ़ा करके आपका सिलेबस पूरा किया जाएगा। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप प्रतिदिन महाविद्यालय आएं, अपने संबंधित विषय के शिक्षक से मिलें। ऐसा न हो, मैं हिंदी में ही बता देता हूं, पिछले साल 27 बच्चों का नामांकन रद्द हुआ था। ऐसी नौबत न आ जाए कि इस साल भी करना पड़ जाए। इसलिए क्लास जरूर आए, मैं पढ़ाता हूँ। ये बहानेबाजी नहीं चलेगी कि बाकी विषय की पढ़ाई नहीं होती। अभी आपका मेजर विषय का चुनाव है, मेजर विषय की कक्षाएं चल रही हैं, 1 अगस्त से कक्षाएं चल रही हैं। इसलिए आप क्लास में उपस्थित रहें, कक्षा में उपस्थित रहें, ताकि आपका नामांकन रद्द न हो सके। जो आपके साथी यहाँ मौजूद हैं वो सुन रहे हैं, जो यहाँ नहीं हैं आप उन्हें बताइए कि ऐसी ऐसी बातें हैं। इसमें आप फिर नामांकन रद्द हो जाने के बाद कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर अगले साल आपको नामांकन लेने पड़ जाएंगे। तो इसलिए अभी नामांकन समाप्त हुआ है, आपका हो सकता है अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाए, विषय का चुनाव हो, आप कक्षा में उपस्थित रहें। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने अगले वक्ता के रूप में आप मैं आपके सामने जिस वक्ता को बुलाना चाहता हूँ, दाद देहलवी का एक शेर है जो आपके व्यक्तित्व पर पूरी तरह से है। दाद कहता है, दाद एक आदमी है गर्मा गर्म, दाद एक आदमी है गर्मा गर्म, खुश बहुत होंगे जब मिलेंगे आप, खुश बहुत होंगे जब मिलेंगे आप। इसी के साथ मैं महाविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर कृष्ण प्रसाद सर को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आपसे संवाद करें। प्रोफेसर कृष्ण प्रसाद सर, आपकी तालियां बहुत कम आ रही हैं। आज के कार्यक्रम के संचालक प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रसाद जी और इस कार्यक्रम के संयोजक और महाविद्यालय के वरीय शिक्षक हैं और महाविद्यालय में जितने नामांकित छात्र और छात्राएं हैं वो सभी आज सब धन्यवाद के पात्र हैं कि आज ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि महाविद्यालय में छात्रों की संख्या बहुत अरसे बाद जो है वो आज देखने को मिल रही है। हमारे प्रधानाचार्य महोदय इस काम में सक्रिय हैं और इनके अनुभव का लाभ भी बच्चे उठा सकते हैं, शिक्षक उठा सकते हैं, क्योंकि इनका अनुभव महाविद्यालय में 40 साल का रहा है और संभव है कि आगे भी छात्रों के हित में, कर्मचारियों के हित में ये कदम उठाएं। और जहाँ तक पठन
महीने पहले परीक्षाओं के पहले बच्चे बहुत ज़्यादा आते थे महाविद्यालय में, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे का मन भर गया या क्या हो गया, पढ़ाई के प्रति रुचि कम हो गई या क्या हो गई, समझ में नहीं आया। उसके बाद जो है बच्चे की संख्या बहुत कम हो गई। तो मैं बच्चों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि पढ़ाई सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही नहीं किया जाता है, बच्चों में एक संस्कार, एक मोरलिटी भी होनी चाहिए, जिससे ये लगे कि एक पढ़े लिखे छात्र और एक अनपढ़ छात्र में क्या अंतर है, ये स्पष्ट एकदम झलक दिखना चाहिए। क्योंकि आज के तारीख में जो सिलेबस है, नई शिक्षा नीति के तहत जो पढ़ाई शुरू हुई है, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा लिबर्टी भी मिला है। बच्चे अपने मनोनुकूल विषय चुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं। साथ साथ खेल कूद के लिए भी इसमें ऑप्शन बना हुआ है, संगीत है या बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें वो भाग लेके वो अपना क्रेडिट जो है वो बढ़ा सकता है। तो मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, टीचर हूँ, तो यहाँ हिस्ट्री के बच्चे कितने हैं लगभग, सबसे ज़्यादा संख्या हिस्ट्री और मैथ और ज्योग्राफी में हैं। तो बच्चे जो हैं वो प्रतिदिन आए, उनका अटेंडेंस जो है वो बने या पास करें। और महाविद्यालय के विद्यार्थियों से भी, प्रधानाचार्य से भी मैं आग्रह करूंगा कि जितने भी नामांकित बच्चे हैं उनका रजिस्टर वगैरह जो है वो जल्द से जल्द तैयार हो जाए, ताकि जो बच्चे अभी थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका अभी नामांकन एडमिशन रसीद भी नहीं बना है। तो बच्चे आते हैं, क्लास होता है और चले जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी जिन बच्चों का भी नामांकन हो चुका है उस बच्चे का रजिस्टर जो है अटेंडेंस रजिस्टर बन के तैयार रहे कि जो भी बच्चे आए उनका अटेंडेंस जो है लिया जा सके। और मैं जहाँ तक इतिहास के जो छात्र हैं वो प्रतिदिन 11 बजे उनका क्लास है, वो 11 बजे तक हर हालत में आ जाए 24 से 28 वाले सत्र के लिए। और हर सेमेस्टर के लिए वो जो है उसका 10 बजे से है। और बाकी अगर बच्चों की संख्या सम्मिलित नहीं होती है या कम होती है तो उसमें MIC, MDC जितने भी बच्चे हैं वो सब बैठ के इसको जो है क्लास कर सकते हैं। इतिहास विषय में क्योंकि विषय कमोवेश सब जो है वो एक ही है, इसलिए बच्चों की संख्या कम होने की स्थिति में MIC, MDC, MDC जो भी बच्चे हैं वो सब हिस्ट्री के क्लास में बैठे क्लास ले सकते हैं। और इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने अपने यशस्वी वक्तव्य से हमारे विद्यार्थियों को लाभान्वित किया। अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अगले वक्ता के रूप में मैं गणित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चितरंजन सिंह को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आपसे इंट्रोडक्शन करें। प्रोफेसर चितरंजन सिंह, आप तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे सारे सामाजिक मिलकर के हम बहुत सी बातें आप लोग बता चुके हैं। मैं ज्ञान फैकल्टी के 22 फैकल्टी के छात्रों को बता दूँ कि 100 विषय चूज करना है, 100 विषय चूज करना है। पहला है MSc 1। MSc 1 का मतलब मेजर कोर्स 1 बैग में सेट कर लो। मेजर कोर्स 1 हमारे
तो रेडियो चुना गया तो हाथ को मछली को चुन जाएगी और विषय उसमें नहीं रखना है, उसमें कोई नया विषय चुनना है। इसी तरह से तीसरे सेट में जब जाओगे तब फिर वहाँ पर कोई नया चीज करना है और बाकी छात्रों बहुत देर से आप लोगों ने सभी पहलुओं पर सुना। मैं जो बाकी रह गया है उसी के बारे में। हेलो, पॉलिसी के तहत 2023-27 से शुरुआत हुआ है। कोई प्रवचन ये बिल्कुल पहले के कोर्स से अलग है। इसमें 23-27 सत्र के बच्चे दिए, उनका एकाकारी लक्षण हो भी चुका था और 24-28 के बच्चे अभी बिल्कुल वाकिफ नहीं हैं। इस बारे में सभी वक्ताओं ने अच्छे ढंग से बताया, खासकर मुस्तफा नुमानी ने। और शेरो शायरी से आपका मन भर गया है तो ठीक है, नहीं तो एक शेर मैं भी करके आपको सुनता हूँ। ख्वाहिशों के फूल इन्हीं नहीं किया करते झोली में, ख्वाहिशों के फूल इन्हीं नहीं गिरा करते झोली में। कर्म की साख को हिलाना होगा, क्यों कोसते हो अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, मैं जो नहीं बताया गया आप लोगों को मैं वही बात थोड़ा बता दूँगा। देखिए, आप लोगों के कोर्स का नाम है CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसमें दो शब्द काफी महत्वपूर्ण है, एक चॉइस है और दूसरा क्रेडिट है। चॉइस का मतलब ये हुआ कि पहले के कोर्सों जैसा आप प्रतिबंधित नहीं है, अपने कोर्स के हिसाब से 4 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनमें आप फेरबदल कर सकते हैं। मैं साइंस से फिजिक्स का विद्यार्थी हूँ, शांति बनाए रखो, तुम्हीं लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये क्रेडिट एक नया जो शब्द आया है, इसी के इर्द गिर्द तुम्हारा ये सभी कोर्स घूमेगा। ये 4 साल का कोर्स होता है। पहले ग्रेजुएशन का कोर्स 3 साल का होता है। अब अंतर क्या है इसको समझ लो। 4 साल के कोर्स में फर्स्ट कोर्स जो होता है, फर्स्ट ईयर का कोर्स, इसमें 2 सेमेस्टर होते हैं 6-6 महीना के। अगर कोई विद्यार्थी ये चाहता है कि हम केवल 2 ही सेमेस्टर 1 साल पढ़ के इस कोर्स को छोड़ दें, तो वह स्वतंत्र है छोड़ने के लिए। लेकिन उसके साथ एक शर्त है कि उसको समर वोकेशन की तरह एक वोकेशनल कोर्स 4 क्रेडिट का करना होगा। यानी 1 साल पढ़ने पर अगर वो कोर्स छोड़ता है तो उसको UG सर्टिफिकेट की डिग्री मिलेगी। अगर 2 साल पढ़ के 4 सेमेस्टर पढ़ के वो छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, UG डिप्लोमा की। लेकिन ख्याल करो कि केवल पढ़कर छोड़ने से नहीं होगा, एक 4 क्रेडिट का समर वोकेशन का कोर्स, वोकेशनल कोर्स का करना होगा। 3 साल पढ़ के छोड़ते हो यानी 6 सेमेस्टर, तो तुमको UG बैचलर की डिग्री मिलेगी। और अगर 4 साल पढ़ के छोड़ते हो तो तुमको फुल डिग्री ऑनर्स विद रिसर्च मिलेगा। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि क्रेडिट समझ लो, क्रेडिट कैसे होता है। जैसे सेमेस्टर 1 में तुम्हारा मेजर कोर्स जो है वो 6 क्रेडिट का होता है। अगर इसमें कोई साइंस का विद्यार्थी है तो 4 क्रेडिट उसके थ्योरी का और 2 क्रेडिट उसके प्रैक्टिकल का, फिर 3 क्रेडिट का, 2 क्रेडिट AEC का और फिर 3 क्रेडिट ACC और वैल्यू एडेड कोर्स का होता जाएगा। 20 क्रेडिट तुमको 1 साल में दोनों सेमेस्टर मिलाकर है। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 साल पढ़ते हो तो 40 क्रेडिट हुआ, 3 साल 60 क्रेडिट, 4 साल 80 क्रेडिट, 4 सेमेस्टर सॉरी, और 6 सेमेस्टर करते हो तो 20% से 120 क्रेडिट होता है। तो इन सब चीज़ों को तुमको सेंटर में रख के अपनी पढ़ाई करनी होगी। और देखो, पढ़ने का समय बार बार नहीं मिलता है, यह समय है तुम्हारे पढ़ने का, इसका सदुपयोग करो। कुछ महाविद्यालय की मजबूरियाँ हैं, शिक्षक यहाँ मात्र 10 हैं,
तुमको कहा जा रहा है कि रोज क्लास आओ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बोटनी का लड़का आकर क्या करेगा, साइकोलॉजी का लड़का क्या करेगा, इकोनॉमिक्स का लड़का जिसमें एक भी टीचर नहीं है वो क्या करेगा, बोलो। लेकिन फिर भी जिसके टीचर हैं, टीचर यहाँ मैक्सिमम तुमको देने का प्रयास करेंगे। कॉलेज आओ, अपना क्लास करो, क्लास करने से तुमको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस घड़ी का हमें इंतजार था और वो घड़ी आ गई है। साथ आज हमारे मुख्य वक्ता को बोलने की बारी अब आ चुकी है। अभी बोलने को तो बहुत सारे लोग हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी इस 1-1.5 घंटे में ऊब गए हैं। आपके जो कर्ण हैं वो इस ध्वनि प्रदूषण में थोड़े से प्रदूषित हो गए हैं। उस प्रदूषण को कम करने के लिए, अपने ओजस्वी वक्तव्य से आपको लाभान्वित करने के लिए हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं, मुख्य वक्ता हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। आपके व्यक्तित्व के लिए मैं एक मिर्जा गालिब का शेर प्रस्तुत करता हूँ। तत्पश्चात आपको आमंत्रित करूँगा। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर बंशीधर श्रीवास्तव सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आएँ और बच्चों को अपने मोटिवेशनल स्पीच से कुछ ऐसी ज्ञान सागर में डुबो दें कि हमारे बच्चे भी यहाँ से जब निकले तो लगे कि नहीं, यहाँ कुछ ग्रहण करके आए हैं। आइए सर, आप सादर आमंत्रित हैं और आप सब सर का कर्तव्य ध्वनियों के साथ स्वागत करेंगे। सर शेर शाह महाविद्यालय सासाराम के लोक सरदार वल्लभ भाई पटेल सभागार में SIP कार्यक्रम छात्र उन्नयन सह प्रेरक कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के वर्तमान प्रधानाचार्य डॉक्टर बिजू प्रसाद सिंह जी, वाणिज्य के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार प्रसाद जी, भौतिकी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रसाद सिंह जी, अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर करुणादित्य सिंह जी, श्रम एवं समाज कल्याण विभाग के विभागाध्यक्ष और महाविद्यालय में युवा कर्मठ एवं महाविद्यालय को एक नई दिशा देने वाले डॉक्टर मुस्तफा नवाब साहब, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष मेरे अनुकूल डॉक्टर राकेश कुमार जी, गणित विभागाध्यक्ष डॉक्टर चित्रंजन प्रसाद सिंह और बॉटनी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रीतम कुमार, ये दर्शन शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह जी, उर्दू विभागाध्यक्ष डॉक्टर नदीम अख्तर साहब और सभागार में उपस्थित BSc BCom पार्ट 1 के छात्र छात्राएं, आप लोग शांति बनाएं। मैं आप लोगों का बहुत समय नहीं लूँगा। मुझे आपके बीच कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर बिजू प्रसाद सिंह जी
बरसर साहब डॉक्टर मुस्तफा नवाज जी एवं डॉक्टर राकेश कुमार जी का जो हिंदी विभागाध्यक्ष हैं, मैं बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मेरी अवकाश प्राप्ति के बाद भी मुझे स्मरण किया और इस महाविद्यालय में उद्बोधित करने के लिए, छात्र छात्राओं को उद्बोधित करने के लिए एक सुनहला अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं पूरे महाविद्यालय परिवार का आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ प्रधानाचार्य जी का, मैं आभारी हूँ पूरी प्रबंधन समिति का, जिन्होंने डॉक्टर सुप्रिया को इस महिला सशक्तिकरण के समय में कन्वेनर बना करके महिला सशक्तिकरण और महिला जागरण का बहुत बड़ा परिचय दिया। शिक्षा उन्नयन कार्यक्रम की क्यों आवश्यकता पड़ी? इसलिए आवश्यकता पड़ी बिहार में कि छात्र छात्राएं नामांकन करा के अपने घरों की शोभा बढ़ाते हैं, वे महाविद्यालय नहीं आते हैं। उन्होंने यह घोषित कर दिया कि महाविद्यालय का अर्थ हो गया जहां महान विद्यालय हो जाए। इस तरह का जब वातावरण बिहार में बना कई वर्षों तक, तब सब लोगों ने सोचा, सरकार ने सोचा, विश्वविद्यालय ने सोचा, प्रधानाचार्य ने सोचा, यह बहुत गलत व्यवस्था है कि छात्र छात्राएं नामांकन करा करके शुल्क जमा करके महाविद्यालय नहीं आते। तो ऐसी स्थिति में यह कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह अनूठा कार्यक्रम है जिसमें महाविद्यालय के वर्तमान में पदस्थापित जितने विभागाध्यक्ष हैं सबों ने आपको बारी बारी से संबोधित किया और एमजीसी, एमआईसी, एमआईडीसी या अन्य विषयों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इतना अच्छा आपके सामने रूबरू होकर बताया कि आपने सभी शिक्षकों को पहचाना, विभागाध्यक्ष को पहचाना, सभी प्रधानाचार्य को पहचाना और संयोग से मुझे भी पहचान लिया इस अवसर पर। अब मेरे कहने का अर्थ है कि शिक्षा जीवन का संबल, शिक्षा के बिना मनुष्य पशु, और शिक्षा मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है इस पृथ्वी पर जो शिक्षा प्राप्त करता है, जो एजुकेशन प्राप्त करता है। बंदर, कुत्ता ये सब कुछ लर्न कर सकता है, कुछ सीखता है, लेकिन मनुष्य ही इस पृथ्वी पर एक प्राणी है जो शिक्षा ग्रहण करता है। शिक्षा सामाजिक जीवन की रीढ़ है, शिक्षा जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। इसलिए मैं यह आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि सरकार ने जो नीति लागू की है कि जो छात्र छात्राएं महाविद्यालय में 75% उपस्थिति नहीं रहेगी उनका फॉर्म नहीं भराएगा। हद हो गया तो सरकार को, विश्वविद्यालय को यह निर्णय लेना पड़ा है। अब तो नाम काटने की भी परंपरा शुरू हुई। बड़ी हमको प्रसन्नता हुई, डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि 1 अगस्त से महाविद्यालय में कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं, छात्र छात्राएं आ रहे हैं। तो आप सब लोग प्रत्येक दिन महाविद्यालय आइए और शिक्षकों से परिचय हो गया। शिक्षक हम हैं, फिर भी वे तत्पर हैं कि वे आपको पढ़ाएंगे। हमने अपना वादा भी किया आप लोगों के समक्ष। और आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो वैसी बात नहीं होनी चाहिए जो कबीर दास का है, कथनी मीठी खाण सी करनी विष की लोय, कथनी तज करनी करे विषसे अमृत हो। तो केवल वक्तव्य से, भाषण से या डॉक्टर वी श्रीवास्तव के उद्बोधन से काम नहीं चलने वाला है। हम लोग कुछ भी करेंगे लेकिन आना तो आप लोगों को है। तो आप लोग हृदय परिवर्तन कीजिए। मानसिक प्रदूषण जो आपके पास फैला हुआ है कि हम महाविद्यालय नहीं जाएंगे, जो निगेटिव एनर्जी है उस निगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलिए। कुछ बातें करें।
आज इस सभागार में उपस्थित थे और मंचासीन हमारे महाविद्यालय के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता इसलिए कि समय भी आप लोगों का बहुत बीत गया है और कई बार नाम लिया चुका जा रहा है, इसलिए मैं अब नाम नहीं लेना चाहता। और जितने भी यहाँ पर शिक्षक हैं वे सभी अपने अपने विभाग के विभागाध्यक्ष, इसलिए मैं इस मंच पर उपस्थित अपने महाविद्यालय के सभी विभागाध्यक्षों का स्वागत करता हूँ इस दीक्षांत समारोह में उन्नयन कार्यक्रम। यह और सभागार में उपस्थित महाविद्यालय के 24, 28 और अन्य कक्षाओं के छात्र और छात्राओं, आप लोगों का भी इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। और मैंने जब इससे हॉल को, इस सभागार को देखा भरा हुआ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, इसलिए कि कम अवसर मिलता है इतने छात्र छात्राओं का एक साथ जुटना। इसलिए मैं आज विशेष रूप से आप लोगों का इस सभागार में स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हमारे महाविद्यालय के कर्मचारी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को, चाहे महाविद्यालय के किसी कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका काफ़ी भूमिका होता है, मैं उनका भी आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। यह बड़ी देर से कार्यक्रम, हम लोग को इतना उम्मीद नहीं था कि इतना इस तरह के काम का भी ऐसी होता, दिक्कत होता है करने में, लोग के किसी के लिए आते हैं, लेकिन यह जब हमारे शिक्षकों ने हमारे सामने ये रखा कि इसको उन्नयन कार्यक्रम कराया जाए, तो हम कहीं इस पर देर कायम कर रहे हैं, इसको तुरंत विधि कीजिए। आप सभी शिक्षक एक जगह बैठकर बात कर लीजिए और तुरंत एक प्रोग्राम बनाइए जिसके लिए जितना भी खर्च लगेगा उसको दिया जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। छात्रों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए, इनके एकेडमिक कैरियर को बनाने के लिए हमारा, जब तक मैं हूँ तब तक जितना भी खर्च करना होगा किया जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। महाविद्यालय की समस्या है कि शिक्षकों का अभाव है, शिक्षक कम है यहाँ पर। इसको हम जब से ज्वाइन किए हैं, इसके पहले भी हमारी बात हुई थी डायरेक्टर शिक्षा विभाग से, और उन्होंने कहा था कि एक तो प्रस्ताव भिजवाइए, लेकिन मैं उस समय प्रिंसिपल नहीं था, हम लोग प्रिंसिपल से केवल कह ही रहे थे, लेकिन 4 महीना बीत गया, यहाँ से प्रस्ताव नहीं गया। लेकिन मैं जब से हूँ उस काम में लगा हूँ, तो प्रस्ताव को डायरेक्टर के यहाँ भिजवा दिया हूँ, अब भिजवाया नहीं हूँ, इसके लिए लगूंगा और प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द यहाँ पर शिक्षकों की व्यवस्था हो। इस कार्यक्रम को चाहे किसी भी महाविद्यालय में अगर शिक्षक का अभाव रहेगा तो जितना भी हम लोग उन्नयन कार्यक्रम कर लें वह पूरा नहीं होगा। इसलिए हम इस व्यवस्था में लगे हुए हैं। इसी तरह से अगर सरकार से अगर चिट्ठी दे देती है हमको कि अपने फंड से, आंतरिक स्रोत से आप शिक्षकों की व्यवस्था कीजिए, उसकी भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। और नहीं तो सरकार मान लेती है हम लोगों की बात कि नहीं हम शिक्षक दे देंगे, आप लोगों का जो पद था उसको हम मान लेते हैं, तब तो कोई बात नहीं है। और नहीं तो हम लोग इसके लिए अगर आगे भी जाना होगा, न्यायालय भी जाना होगा, तो हम लोग जाएंगे। इसलिए कि यहाँ पर 80 शिक्षकों का पद है, सरकार पैसा भी देती है, लेकिन अब जैसे जैसे रिटायर कर रहे हैं यहाँ के शिक्षक, यहाँ पर 10 पद दिखा रही है, यहाँ पर कोई शिक्षक ना गेस्ट फैकल्टी से टीचर आता है, ना बीपीएससी से टीचर आता है। हम लोग फंसे हुए हैं कि कहीं हम लोग का एफिलिएशन मत खत्म हो जाए, इसलिए हम लोग काफ़ी प्रयास में लगे, चाहे हम रहें या नहीं रहें। हम चाहेंगे तो 4 महीना 6 महीना रहना है तो छोड़ देंगे, इसको चाहेगा इस झमेला पर, लेकिन हम रहें या नहीं, महाविद्यालय तो रहेगा।
महाविद्यालय कहीं जाने वाला नहीं। इस प्रयास में हम लोग हैं कि हमारे रहते हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था हो जाए। हमारा पद दे दीजिए, हमारा जो 80 पद था उसको लौटा दीजिए और शिक्षक भेज दीजिए। इसके प्रयास में हम लोग लगे हैं। और दूसरी बात कि छात्र, मेरा जो अनुभव है, ऐसा नहीं होता है कि प्रकृति प्रदत्त सब कुछ रहता है। कुछ लड़के होते हैं जो काफ़ी जन्म से ही जन्मजात तेज होते हैं, लेकिन एक बात समझ लो कि मेहनत करके जितने ज़्यादा संख्या में लड़के आगे बढ़ जाते हैं, उतना प्रकृति प्रदत्त जो गिफ्ट, गॉड गिफ्ट होता है, उतना नहीं होता है। इसलिए तुम लोग मेहनत करो, पढ़ो, और सफलता तुम्हारे साथ रहेगी। मेहनत करने वाले को ये नहीं है कि सफलता नहीं मिलती है, देर होता है लेकिन मिलती है। इसलिए तुम लोग मेहनत करो कि जो 23-27 और हम लोग के यहाँ 23-27 सेशन से SI की लागू है, जो इसको हम लोग कर रहे हैं, कार्यशाला कर रहे हैं। तो इसमें 8 सेमेस्टर है, 8 सेमेस्टर, हर 2 महीना पर 1 सेमेस्टर का परीक्षा होगा। तो इसको बढ़िया से नहीं पढ़ोगे, नहीं आओगे, तो ये सेमेस्टर जो है इसमें 75% उपस्थिति की जरूरत है, रहना है। नहीं रहोगे तो नाम कट जाएगा, फिर पढ़ोगे कैसे? इसलिए कॉलेज में आओ। मैंने जिस भी तरह की प्रतिभा हो, मैंने एक तो खेल पदाधिकारी बना दिया आते आते कि आप लड़कों से खाली पदाधिकारी बन के मत बैठिए, उससे नोटिस निकालिए उन लोगों को, इसे आप अटैच कीजिए। बहुत लड़के देखे 15-10 पर तो उम्मीद नहीं था, अच्छा गाना गा रहे थे, हमको लगा कि मेधा की कमी नहीं है, उसको उभारने की जरूरत है। तो मैंने इनको खेल पदाधिकारी बना दिया कि जल्दी से आप इस कार्यक्रम को शुरू कराइए। जितने भी लड़के हैं टर्नअप होंगे उसमें भाग लेंगे और एक्स्ट्रा एक्टिविटी उन लोगों का बनेगा। तो इसलिए हमसे जितना आप लोग सहयोग चाहिएगा विद्यार्थियों को, आप लोग के हित के लिए जो भी करना होगा वो हम आप लोगों के साथ हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ और आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्लास करने कौन सा पढ़ा रहे हैं? आप अपने अध्यक्ष के भाषण से रूम नंबर वही मेरा 28 में ना, और बच्चों को बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है। कौन वाला में समय व्यतीत हो गया है, होने वाला कौन तो मैं बीच में बोलता रहा हूँ। अभी बच्चे मुझसे परिचित नहीं हो पाए हैं, 2 मिनट और लूँगा। मैं हिंदी विभाग का शिक्षक हूँ, यहीं कहीं के विद्यार्थी हूँ। हम लोग को 10 बजे क्लास है। अभी पढ़ रहा हूँ, उसी पढ़ने के क्रम में आपको पढ़ा देता हूँ। मैं पढ़ाता नहीं हूँ। एक कवि की कविता के माध्यम से ये कहूँ कि श्रेय नहीं कुछ मेरा, ये सब कुछ की तत्ता थी। जो पढ़ाने की मेरे अंदर कला है, यह आप जो मुझसे पढ़ते हैं, उसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। मैं अपना श्रेय नहीं देता हूँ, लेकिन मैं अपने विद्यार्थियों से अनुरोध करूँगा कि कम से कम आप हमारे कक्षा में उपस्थित हों, लाभान्वित हों। सर ने अभी, हमारे प्रिंसिपल सर ने आपको बहुत कुछ बातें बताई कि आप खेल अधिकारी से मिल करके आप खेल प्रतियोगिताएं जो होती हैं उसमें भागीदारी कर सकते हैं। एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। उस अवसर पर इस वर्ष हिंदी सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें अधिक से अधिक बच्चे भागीदारी करेंगे। प्रतियोगिता जो होगी उसमें कई प्रकार की प्रतियोगिता हैं, जैसे निबंध लेखन प्रतियोगिता, कविता पाठ प्रतियोगिता, श्रुत लेखन प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। इसका तिथिवार, दिनांकवार सूचना 1-2 दिन में
हमारे विद्यार्थी, हमारे बच्चे जो हिंदी वाले हमारे ग्रुप में जुटे हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा। बाकी बच्चों के लिए जो कॉलेज का ऑफिशियल ग्रुप है वहाँ भी भेज दिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे सभी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। इसमें ये होगा कि आप जब वहाँ भागीदारी करेंगे तो ये आपको एक तरह से ये जो प्रतियोगिताएं होगी वह निष्पक्ष होगी। ये नहीं कि हमें भाषण प्रतियोगिता देनी है और हम मोबाइल या चीट पर लिख करके लाएंगे तो भाषण देंगे, नहीं। आपको विषय बताया जाएगा, पहले बता दिया जाएगा, आप पहले से तैयार रहेंगे। जिनको भी भागीदारी लेनी है वो बोलेंगे, उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। तो इसके लिए आप मौखिक बोलेंगे। कविता पाठ के लिए कोई भी कविता का आप चुनाव कर सकते हैं और उसका पाठ करेंगे। गीत गायन के लिए हिंदी फिल्मों के कोई भी गाने, पुराने से पुराने और नए से नए, जो अभद्र न हो, अश्लील न हो, जिनकी भाषा श्लील हो। श्लील और अश्लील में फर्क समझ लीजिए। जिनकी भाषा अश्लील न हो, श्लील हो, वैसे गीतों को आप गा सकते हैं। उसमें दिखाया जाएगा कि हमारे यहाँ कितने प्रतिभागी छात्र हैं, प्रतिभावान छात्र हैं। हो सकता है उनको आगे बढ़ने में मदद मिले। प्रश्नोत्तरी प्रश्न में आपको 2 भागों में प्रश्न रहेंगे। एक सामान्य ज्ञान के प्रश्न रहेंगे और दूसरा भाग हिंदी विषय से जुड़ा होगा। और वह उम्मीद करता हूं कि आप जो इंटरमीडिएट में हिंदी पढ़ करके आए हैं उससे, और कुछ अभी जो स्नातक में हिंदी पढ़ना है उससे जुड़ा होगा, है ना। क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है और अब कार्यक्रम को समाप्त करना है। तो अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं जिस शख्सियत को आपके सामने बुलाना चाहता हूँ उनके संबंध में निसार राही का एक बहुत अच्छा ही अशियार है, प्रस्तुत करता हूँ। ये और बात कि रास्ते भी हो गए रोशन, ये और बात कि रास्ते भी हो गए रोशन, दिए तो हमने तेरे वास्ते जलाए, दिए तो हमने तेरे वास्ते जलाए थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम की कन्वेनर और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर सुप्रिया कुमारी जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आएँ और धन्यवाद वक्तव्य दे करके इस कार्यक्रम का समापन करें। डॉक्टर सुप्रिया कुमारी, आपका सब बोलिए। Thank you, sir, for your inspiring words. Good afternoon to everyone. Respected principal, honored guest, Dr. B.D. Srivastava, sir, eminent faculty, our non-teaching staff, and my dear young and energetic students. It is my privilege and it gives me immense pleasure to propose a vote of thanks for this induction program, student induction program for the academic year 2024 to 2028. I am Dr. Supriya Kumari, Head of the Department of Chemistry, Shesha College, Sasaram. First and foremost, I would like to express my heartfelt thanks to our honored guest, Dr. B.D. Srivastava, sir, who have graced us with his presence. He has shared a valuable information and knowledge to us regarding CBCS course and others. Again, I would like to express my sincere thanks to our beloved principal, Sir Dr. Beju Prasad, sir, who had both constant vision
and leadership made this program successful or made this program possible. His constant support and guidance motivate us to do better and to ensure our success. Now, a big thanks to our eminent faculty, learned faculty members to share valuable information, insights, not only valuable information and knowledge, but also give advice to you, which will surely nurture and guidance in your academic journey and your studies. Last but not least, our students, our dear students, fellow students, thank you for attending this program and for being a part of this program. It is not the beginning of your academic journey or studies, but also helps to build your relationship, friendship and memories during this academic journey. Our teachers and staff are here to support you at every step, so don't hesitate to reach out. Once again, thank you all for attending this program, and thank you all for participating in this student induction program so enthusiastically. All the best, dear students, for your coming academic journey. I hope this program enrich you with wonderful journey. All the best. Thank you once again for making this program a grand success. Thank you all. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। गजल की इस असियार के साथ कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मैं चाहता हूं कि इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर आप जितने भी छात्र हैं उनकी जो भी समस्याएं हैं सब अपने अपने विषय के शिक्षक से मिलते रहें और कक्षा में उपस्थित होते रहें। धन्यवाद।